हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वी आर रेडी टू डिस्कस योर 10th क्लास सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 71 डेटेड 29th ऑफ दिसंबर 2020। तो स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 71 है वो आपकी भूगोल विषय से है और जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विकास। तो बच्चों, संसाधन और विकास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज करने वाले हैं हम इसकी पुनरावृत्ति वर्कशीट यानी कि रिवीजन वर्कशीट। और एज यू ऑल नो कि हम जब एक रिवीजन वर्कशीट करते हैं तो हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की इस वर्कशीट में भी ठीक वैसे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल वर्कशीट, ना तो ज़्यादा लेंदी है ना ही ज़्यादा छोटी है। एक मीडियम टाइप की वर्कशीट है जिसमें आपको करने हैं टोटल क्वेश्चन, अगर हम बात करें 5 क्वेश्चन करने हैं, 3 से 5 नंबर वाले। और नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है सूत्र आधारित प्रश्न को करने के लिए। तो उस अनुच्छेद को हमें अच्छे से पढ़ के समझ के और 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 71 आपकी सोशल साइंस की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, उसका नाम है संसाधन क्या है और इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो संसाधन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संसाधन यानी कि रिसोर्स एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, राइट। लेकिन अगर हम स्वामित्व की बात करें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, जो व्यक्ति के लिए, एक सामुदायिक और एक राष्ट्रीय होते हैं और एक होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो ये 4 तरह के हो गए स्वामित्व के आधार पे। तो हमने संसाधन क्या है ये भी बताया और उसके बारे में हमने बता दिया उसका नोट वर्गीकरण करते हुए, ठीक है। चलिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तर व मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है। मतलब जो अपक्षय होता है वो क्या करता है, अपक्षय प्रक्रियाएं ही जो शैल होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती भी है और फिर उसको आवरण प्रस्तर और मृदा निर्माण है उसके आगे बढ़ाती है। मतलब उसको आगे मृदा निर्माण होता है उसके बाद। अपितु अपदरण व वृहत संचालन के लिए भी ये उत्तरदायी है। तो ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में, राइट स्टूडेंट्स। चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपकी वर्कशीट में, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के उपयोग से सामने आ सकती हैं। तो हमें समस्याएं बतानी है क्या क्या होती है जो संसाधन का अगर हम उपयोग ठीक से न करें तो उससे सामने आती है। तो लिखो क्या क्या समस्याएं होती हैं वो। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, वनों उन्मूलन, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग और खनन आदि, ये सारी समस्याएं हैं जो संसाधनों का अगर हम ठीक से उपयोग नहीं करते तो आती है। वनों उन्मूलन के कारण जैव विविधता की भी भारी हानि हुई है ना। अगर वन उन्मूलन हो जाएगा, वनों का खात्मा हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे वन कम होते जा रहे हैं, वन उन्मूलन यानी कि वनों उन्मूलन, वनों का कम होना। आधुनिक कृषि पद्धतियों ने लाखों लोगों को भोजन दिया है, लेकिन भूमि अपदरण, उर्वरकों और कीटनाशकों से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पैदा हो गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वो समस्याएं हैं जो संसाधनों का हम ठीक से उपयोग नहीं करते, उसकी वजह से इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप ये आंसर आपका एकदम परफेक्ट होगा, राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान
कभी राज्य व राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पर्यावरण से क्षति होती है, नुकसान होता है, तो वो कभी सीमा थोड़ी ना देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, ये पंजाब है, या भारत है, या पाकिस्तान है। वो तो जहाँ पे एक जगह होती है दूसरी जगह भी होती है। चलो इसका आंसर करते हैं। कथन की व्याख्या उदाहरण सहित करनी है। तो चलिए हम कथन भी बता देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। संसाधनों के अति उपयोग के कारण पर्यावरण क्षति होती है ना। अगर हम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं किसी भी संसाधन का, कोई समस्या करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी कमी होती है, जिसके गंभीर परिणाम निकलते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग का परिणाम ही क्या होता है, प्रदूषण है। प्रदूषण किसी राज्य राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, पराली अगर पंजाब या उत्तर प्रदेश में जलाई जाती है तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली सहित सभी आसपास के राज्यों में होता है। आप हर बार सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, आपके न्यूज़ जो आते हैं, समाचार आते हैं, उनमें आता है कि वहाँ पे पराली जलाई जाने के कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर इतना बढ़ गया है ना। तो जैसे कई कारण हैं दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के, तो उनमें से इसको भी एक माना जाता था। ये थोड़ी ना कि पंजाब में या हरियाणा में जला रहे हैं तो पंजाब में हरियाणा में ही परेशान कर रही हैं। ये दिल्ली वालों को, उत्तर प्रदेश के वालों को, और यहाँ जो भी आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, सब तक उसका असर पहुँचता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। अब भूमि संरक्षण करना है तो उसके उपाय भी बताने पड़ेंगे हमें। तो क्या उपाय होता है, सबसे नंबर 1 लिखते हैं, भूमि तथा इनके उत्पादों के निक्षेपण को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए उचित भू संरक्षण पद्धतियों तथा इंजीनियरी ढांचों का प्रयोग करना होगा। तो ये लिख देंगे आप पहला नंबर। दूसरे नंबर पर लिखेंगे, खेतों में खूंटी तथा ठूंठ छोड़ना तथा मृदा पर वनस्पतियों या घास के सघन आवरण को बनाए रखना, ये भी जरूरी है। तो आप ये भू संरक्षण के उपाय में दोनों पॉइंट्स को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 से 5 नंबर वाले अंकों वाले क्वेश्चंस के आंसर। चलिए आप पढ़ लेते हैं शोध आधारित प्रश्न करने के लिए अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद क्या है आपकी वर्कशीट में, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही नियोजन का सर्वमान्य रणनीति है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम संसाधनों का ठीक से, अपने लॉजिक से, अपनी रीजनिंग से, अपने दिमाग से सही से उपयोग करेंगे तो वही रणनीति है कि हम उनको बचा के रख सकते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, अब भारत देश ऐसा है, यहाँ पे विविधता क्या है, कहीं पे कोई संसाधन है, कहीं पे जैसे अलग अलग तरीके के संसाधन अलग अलग जगह मिलते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ ऐसे प्रदेश है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, प्रचुरता मतलब अधिकता है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं एक तरीके के संसाधन, लेकिन दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। मतलब आप देखिए, मतलब इन द सेम टाइम जहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा है दूसरा संसाधन की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है कि उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। उदाहरण के लिए ले लीजिए झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, बहुत भंडार है। आराम से आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, खनिज मिल जाएंगे, कोयले मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर प्रचुर मात्रा में मिलता है, परंतु मूल विकास की कमी है वहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है, लेकिन वहाँ पे जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का तो धनी है, लेकिन यहाँ पे जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अगर हम जो संतुलित संसाधन नियोजन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, तभी तो हम हर जगह संसाधनों को उपलब्ध करा पाएंगे, है ना। ये थोड़ी ना कि जिस जगह पे एक संसाधन खूब मिल रहा है, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, वहीं उसको सब खराब कर देंगे, दूसरे को जाने दो, तो फिर वो दूसरी जगह पे जहाँ दूसरी चीज़ मिल रही है वो उसकी खपत कर लेंगे।
फिर यहाँ पे उस चीज़ को जानने दो। तो ऐसे थोड़ी ना होगा, सब जगह पे संशोधनों का उचित उपयोग हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसका नियोजन करें। ठीक है, चलिए ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें दिए गए हैं 4 आसान से क्वेश्चंस, उनके आंसर कर लेते हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। संसाधनों का सही तरह से उपयोग हेतु संसाधन नियोजन की बहुत आवश्यकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा। अब दूसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, लद्दाख की विशेषताओं के वर्णन कीजिए। तो लद्दाख के नीचे सारी विशेषताएं दे रखी हैं। लद्दाख सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। सी देख लेते हैं, भारत के किन प्रदेशों में खनिजों की प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो आप लिख लीजिए, भारत में झारखंड है ना, मध्य प्रदेश, कोमा लगा लीजिए झारखंड के बाद, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं। तो ये लिख लेंगे आप प्रश्न नंबर सी का उत्तर। ठीक है, चलिए डी पे आ जाते हैं। भारत के किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है? तो आप इसका उत्तर जानते ही हैं अच्छे से और आपकी वर्कशीट में भी लिखा है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल संसाधनों के बहुत ज़्यादा अभाव है। तो ये लिख देंगे आप इसका आंसर राजस्थान। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 71। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक ज़रूर कर दें। और बच्चे जो भी नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद नोटिफिकेशन बेल। एंड डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट योर लवली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ बात करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है, हेल्प मिली है, तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों।